सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी बाई महेश मेला में। आज हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और चलिए इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा हनुमानगढ़। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी किनारे है? घग्गर नदी के किनारे कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों को अग्निकुंड, राजपूतों की जो अग्निकुंड उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रवरदाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मनी किस शासक की पत्नी थी? तो इसका आंसर है रतन सिंह। जो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह थे उनकी जो रानी थी वो थी रानी पद्मनी। और इसी को प्राप्त करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किया 1303 में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? तो इसका आंसर होगा 1182। तो 1182 में महोबा के जो चंदेल शासक को पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित किया। नेक्स्ट है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो इसका आंसर है मेवाड़। तो कृष्णा कुमारी इतिहास में कृष्णा कुमारी विवाद के रूप में जाना जाता है और जो ये विवाद हुआ था कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर, एक तरफ जयपुर के जो राजा थे जय सिंह और जगत सिंह थे, जयपुर के जगत सिंह, और दूसरी तरफ मारवाड़ के मान सिंह। तो इनके बीच में विवाह को लेकर ये हुआ था। इसमें कृष्ण कुमारी विवाह बाद में अमीर खां पिंडारी ने द्वारा इसको जहर देने से ये विवाद शांत हुआ। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में तथा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है? तो ये सीकर जिले में है और सीकर जिले में नीम का थाना तहसील, सीकर जिले में जो नीम का थाना तहसील है वहाँ पर स्थित है गणेश्वर सभ्यता। और नदी पूछे हुए कौन सी नदी किनारे? तो ये कांतली नदी के किनारे है। तो कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट है, राजपूतों को विदेशी आक्रमणकारी किसने स्वीकार किया? तो राजपूतों को विदेशी आक्रमणकारी किसने स्वीकार किया था? तो इसका आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को क्या कहा है? विदेशी आक्रमणकारी। नेक्स्ट है, राजस्थान के 4 उत्तर पाषाणकालीन स्थलों के नाम लिखिए। तो राजस्थान के जो 4 हैं उत्तर पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं वो आपको नाम लिखना है, जिनमें आप कर सकते हो अजमेर, अजमेर भी उत्तर पाषाणकालीन स्थल है, जयपुर है, जोधपुर है, और एक आप बागौर कर सकते हो, और बागौर है भीलवाड़ा में। तो बागौर कहाँ पर है? भीलवाड़ा। महाभारत काल में मत्स्य महाजनपद का शासक कौन था? महाभारत काल में मत्स्य जो जनपद के शासक थे वो थे राजा विराट। तो विराट जब महाभारत काल में मत्स्य जनपद के राजा थे उसी समय जो 5 पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर अटैक किया था 1303 में आक्रमण किया था, तो उस समय चित्तौड़ का राजा था रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह ही चित्तौड़ के शासक थे और ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत लिया और इसका नाम खिजराबाद किया था। तो चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। नेक्स्ट है, राणा सांगा की समाधि कहाँ स्थित है? तो राणा सांगा की जो समाधि है वो कहाँ स्थित है? तो इसमें आपको करना मांडलगढ़। तो मांडलगढ़ में, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, और इसी मांडलगढ़ में राणा सांगा की छतरी है, 8 खंभों की छतरी। नेक्स्ट है, दिवेर का युद्ध कब व किनके मध्य लड़ा गया? तो दिवेर का युद्ध, देखो ये दिवेर का युद्ध लड़ा गया था 1582 में। इसका आंसर होगा दिवेर का युद्ध 1582 में लड़ा गया था। और ये किनके मध्य? महाराणा प्रताप, एक तरफ महाराणा प्रताप थे और एक तरफ थे सुल्तान खां। एक तरफ था सुल्तान खां जो अकबर का सेना नायक था, और महाराणा प्रताप के पुत्र जिनका नाम अमर सिंह प्रथम था, और उन्होंने एक ही तलवार के वार से इसके 2 टुकड़े कर दिए थे। फिर नेक्स्ट, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। रूठी रानी, इतिहास में रूठी रानी जो मारवाड़ के शासक थे जिनका नाम था मालदेव, मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी जिनका नाम, रानी का नाम था उमादे। तो उमादे को ही इतिहास में रूठी रानी कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूठी रानी कौन सी है? तो वो उमादे है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ संस्थापक है, एक तरफ राजवंश है, एक तरफ संस्थापक है। तो आपको बताना है कौन से राजवंश के संस्थापक थे। तो राठौड़ वंश के संस्थापक राम सिंह थे, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान थे, जाट वंश के संस्थापक चूड़ामन थे, और कछवा वंश के संस्थापक दूल्हे राय थे। तो कछवा वंश के संस्थापक दूल्हे राय, वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट है, देखो लघुरात्मक क्वेश्चन में अपन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है तुंगा का युद्ध। तो तुंगा के युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो इसमें तुंगा के युद्ध देखो, ये जयपुर रियासत से संबंधित युद्ध है। तो उस समय जयपुर के जो राजा थे वो थे प्रताप सिंह, और तुंगा के युद्ध का होने के पीछे मराठे थे। इन मराठे उस समय राजस्थान में जो चौथ वसूली कर रहे थे, और इसी चौथ वसूली को लेकर जो इन्होंने जयपुर में भी हस्तक्षेप किया, और उस समय जयपुर का जो काफ़ी लूटमार इन्होंने मचाई। और जयपुर के जो राजा थे वो थे प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह ने गठबंधन बनाया था जोधपुर के महाराजा विनय सिंह के साथ। तो जोधपुर के महाराजा विनय सिंह के साथ इन्होंने गठबंधन बनाया और अन्य सेनाओं का भी सहयोग लिया, और इसी को चलते हुए 28 जुलाई 1787 में ये युद्ध हुआ था। तो आपको याद करना है तुंगा का युद्ध कब हुआ, 28 जुलाई 1787 में। इनके बीच में मराठा और जो जयपुर की जो रियासत के बीच में हुआ था। जयपुर के शासक उस समय प्रताप सिंह था, और किस जोधपुर के राजा की मदद ली, तो वो विजय सिंह था। लेकिन ये युद्ध इतिहास में अनिर्णायक युद्ध रहा, और महाजी सिंधिया को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि यहाँ राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उनमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो आप। हुल्ला सम्मेलन से क्वेश्चन बन सकता है। हुल्ला सम्मेलन क्या है और ये असफल रहने के पीछे क्या कारण थे। तो देखो इसमें हुल्ला सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। हुल्ला सम्मेलन देखो हुरुड़ा सम्मेलन की बात करें तो ये भी मराठों को रोकने के लिए ये सम्मेलन आयोजित करवाया गया था। तो इसका मेन उद्देश्य वही राजस्थान में यानी इनका जो लगातार हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, इसी से राजस्थान के जो राजपूत शासक थे वो अपने जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होने के कारण इनको रोकना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने 16 जुलाई 1734 में 16 जुलाई 1734 है, तो 16 जुलाई 1734 में हुरुड़ा नामक स्थान पर जो ये सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के राजा महाराणा थे। मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम था जगत सिंह द्वितीय। तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय की अध्यक्षता में ये हुरुड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ, जहाँ जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने भाग लिया। इसके अलावा जोधपुर के राजा अभय सिंह भी थे, नागौर के राजा भक्त सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा के दुर्जनपाल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास और किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े जो राजा यहाँ उपस्थित हुए। लेकिन इन्होंने तय किया था कि हम यानी जो रामपुरा कोटा में स्थान है वहाँ पर एकत्रित होंगे और सब एक दूसरे की सहायता करेंगे। लेकिन वर्षा की वजह से वहाँ पर कोई उपस्थित नहीं हो पाया और यह सम्मेलन असफल रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें फर्स्ट लेसन से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सेकंड लेसन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है। देखो इसमें पंच पीर जो राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता पंच पीर हैं। तो इसमें आप ट्रिक से याद कर सकते हो, गोपा मेरा है, गोपा मेरा है। तो गोपा मेरा है से गो से गोगा जी हो जाएगा, पा से पाबू जी, मे से मैया जी, रा से रामदेव जी और है से हड़बू जी। अब यहाँ से गोगा जी इसमें आ रहा है, गोगा जी थे पंचपीर, पाबू जी भी इसमें हैं और रामदेव जी भी ऑप्शन में हैं, और कौन से नहीं आ रहे, तेजा जी। इस प्रकार से इसका आंसर होगा तेजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था, तो इसका आंसर होगा नागौर में। लेकिन अगर तेजा जी की मृत्यु पूछे हुए तेजा जी की मृत्यु किस जिले में हुई थी, तो वो अजमेर में। तो जन्म तो है नागौर में और मृत्यु हुई थी अजमेर में। धन्ना किसके शिष्य थे, धन्ना किसके शिष्य थे, तो इसका आंसर होगा रामानंद। तो धन्ना रामानंद जी के शिष्य थे। नेक्स्ट है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो ये हैं जाम्बू जी। जाम्बू जी विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी के जो मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा आंसित भीलवाड़ा। तो देवनारायण जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो कहाँ पर है, आंसित कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन देवनारायण जी का मेला भी लगता है यहीं पर। नेक्स्ट है, रामदेव जी के माता पिता का नाम। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखना है कि रामदेव जी के जो माता पिता थे उनका नाम क्या था। तो रामदेव जी के माता पिता का नाम था अजमल जी तंवर। जो अजमल जी जो तंवर हैं वो उनके पिताजी का नाम था, और माँ का नाम था मीणा दे। तो मीणा दे रामदेव जी की माँ का नाम था। नेक्स्ट है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का कबीर जो कहते हैं वो संत दादू दयाल को।
तो संत जो दादू दयाल जी हैं उनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो राजस्थान का कबीर कौन है? संत दादू दयाल। नेक्स्ट है मीराबाई का विवाह कब व किसके साथ संपन्न हुआ? तो मीराबाई का विवाह जो हुआ था वो 1516 में हुआ था। मीराबाई का विवाह 1516 में किसके साथ में हुआ था? भोजराज। तो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे भोजराज, उनके साथ में मीराबाई का विवाह हुआ। नेक्स्ट है राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो राम स्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे रामचरण जी। तो रामचरण जी को राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है। मावजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये संत मावजी जो है उनका मुख्य मंदिर जो है वो है नवाटापुरा। तो नवाटापुरा या नवाटापुरा है और ये है डूंगरपुर में। तो नवाटापुरा डूंगरपुर में संत मावजी का जो मंदिर है मुख्य मंदिर। फिर है लोक देवता। दो प्रमुख महिला जो संतों का चरित्र चित्रण कीजिए। तो राजस्थान की दो प्रमुख महिला जो संत हैं जिनमें आप मीराबाई के बारे में पढ़ना है और एक है रानाबाई। तो ये दो महिला जो संत हैं इनके बारे में देखते हैं, मीराबाई एवं रानाबाई के बारे में। तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण जो कृष्ण भक्त कवित्री एवं गायिका जो मीराबाई है ये 16वीं सदी में भारत के महान संतों में से एक है। और मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। तो राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है जिनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दुद्धा के पुत्र रतन सिंह के यहाँ यानी उनके घर कुड़की पाली में हुआ था। तो इनका मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुड़की पाली में। किसके घर? यानी पिताजी का नाम क्या था? रतन सिंह, और दादाजी का नाम था राव दुद्धा। तो ये मेड़ता के राठौड़ राव दुद्धा के पुत्र रतन सिंह कुड़की पाली में। 1496 में इनका लगभग जन्म होता है। तो मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1496 में। कहाँ पर हुआ था? कुड़की पाली में। इनके पिता जो रतन सिंह राठौड़ थे वो बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ था। देखो लालन पालन कहाँ पर हुआ? दादाजी के यहाँ मेड़ता में, लेकिन इनके पिताजी बाजोली के जागीरदार थे। इनका विवाह है 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र या भोजराज, जिनके ज्येष्ठ पुत्र थे राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। पर विवाह के कुछ समय पश्चात ही जिनके पति की मृत्यु हो जाने पर तरुणावस्था में विधवा हो गई। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना, उनके भजन कीर्तन करना देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। तो जो देवर था मीराबाई के वो थे विक्रमादित्य, जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और विक्रमादित्य ने ही मीराबाई को जहर देने और सर्प से कटवाने का प्रयत्न किया। तो मीराबाई को जहर किसके द्वारा भेजा गया था? तो वो विक्रमादित्य था। किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। तो कृष्ण भक्ति का जो विचार था वो मीराबाई को किससे प्राप्त हुआ था? वो अपनी दादी से। और एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उस शख्स से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। तो दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वही 1597 में गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। तो अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? तो रणछोड़ मंदिर। और रणछोड़ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है, द्वारिका डाकोर में। तो गुजरात के द्वारिका डाकोर रणछोड़ मंदिर में 1597 में गिरधर गोपाल की मूर्ति में विलीन हुई। मीरा जी की पदावलियाँ जो प्रसिद्ध है, इनकी भक्ति की कुछ विशेषता ये थी कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। तो ज्ञान से अधिक इसको इम्पोर्टेंट माना है, भावना को एवं श्रद्धा को। मीरा की भक्ति कांता भाव की थी। मीरा की भक्ति कैसी थी? कांता भाव की रही। नेक्स्ट जो प्रमुख संत महिला संतों में राजस्थान की आती है रानाबाई। तो रानाबाई संत रानाबाई उनको राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? संत रानाबाई को। और रानाबाई का विवाह है मारवाड़ के हराना मकराना के पास गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 में एक जाट परिवार में हुआ। तो इनका जो रानाबाई का जो जन्म वो मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास में गाँव है, जहाँ पर 1504 में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम राम गोपाल और माता का नाम था गंगाबाई। पालनी के जो पारड़ी के संत थे, संत चतुरदास जी की शिष्या, यानी जो रानाबाई है वो संत चतुरदास जी की शिष्या थी और ये भी कृष्ण भक्त थी। 66 वर्ष की उम्र में ही हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन 1570 में रानाबाई ने जीवित समाधि ले ली। और यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन मेला लगता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? रानाबाई को। जबकि राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? तो वो मीराबाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संत जो दादू हैं उनके जीवन व शिक्षाओं के बारे में देखना है। तो संत दादू ये अपने राजस्थान के प्रमुख संतों में आते हैं और जयपुर से इनका संबंध रहा है। तो संत दादू के बारे में देखते हैं। राजस्थान का कबीर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो संत दादू हैं। और दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी यानी 1544 के दिन हुआ। और बुड्डन
जो वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांभर आकर रहने लगे और दुनिया का कार्य प्रारंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना प्रारंभ किया। 1575 में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए और 14 वर्ष तक ये यहीं पर रहे। लेकिन दादू 1585 में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी यात्रा भी की थी। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर ने राजस्थान के किस संत को फतेहपुर सीकरी में यानी जो धार्मिक वार्तालाप के लिए बुलाया था, तो वो संत दादू दयाल थे। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों की यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 में फुलेरा के समीप जो ग्राम नारायणा है, ये नारायण गांव जो फुलेरा के पास जयपुर में आता है, वहीं पर ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी यानी 1603 में उन्होंने देह त्याग किया। दादू के पार्थिव शरीर और उनके निर्देशानुसार इसी समय बेराना की पहाड़ी में दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया और दादू पंथ इसी स्थान पर जो अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो दादू पंथियों का जो प्रमुख स्थान है वो बेराना की पहाड़ी है और ये नारायणा में है। दादू ब्रह्म जीव जगत मोक्ष अपने उपदेश सरल भाषा में यानी सद्दुकड़ी भाषा में दिए थे। तो संत दादू दयाल ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? सरल भाषा या ढूंढाड़ी भाषा जो सद्दुकड़ी भाषा थी। दादू जी के वाणी तथा दादू रदुहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की तथा सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले परम तत्वों की तलाश करने वाले थे। दादू जी ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया था। मोस्ट क्वेश्चन है, संत दादू ने कर्मकांड, जो पूजा पाठ करना, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता, इन सब का विरोध किया था। इनके प्रमुख शिष्य थे गरीबदास जी, मिस्कंदास जी, सुंदरदास जी, बखनाव जी, रज्जब जी, माधोदास जी, संत दादू जी के प्रमुख शिष्य थे। तो संत दादू के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नेक्स्ट है, तो ये फर्स्ट लेसन से संबंधित क्वेश्चन से। नेक्स्ट सेकंड लेसन है, इनमें जो प्रमुख क्वेश्चन है, भरतरी का मेला, राजस्थान में जो भरतरी का मेला है वो किस जिले में भरता है? ऑप्शन है इसमें अलवर, यानी इसका आंसर होगा अलवर में। तो भरतरी का मेला कहाँ लगता है? अलवर में। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में आता है? तो बूंदी में जो कजली तीज का त्यौहार जो बूंदी में लगता है मेला, ये किस महीने में आता है? तो भाद्रपद। तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन तो बूंदी में कजली तीज का मेला लगता है। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो राजस्थान में जो लठमार होली है ये कहाँ खेली जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लठमार होली ये केला देवी करौली में खेली जाती है। निम्न में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? तो कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर या नौरोज? तो इसका आंसर है नौरोज। नौरोज एक फारसी त्यौहार है, तो ये फारसी त्यौहार था, लेकिन ये और प्रमुख ईसाई धर्म गुड फ्राइडे भी है, क्रिसमस भी है, ईस्टर है, नौरोज नहीं आता। नेक्स्ट है, सुमिलित कीजिए। तो एक तरफ मेला है, एक तरफ स्थान दे रखा है, इनको आपको सुमिलित करना है। जैसे कल्याण जी, जो कल्याण जी का मेला है वो कहाँ लगता है? तो ये डिग्गी में जो कल्याण जी का मेला लगता है, डिग्गी टों। और कपिल मुनि का मेला अगर पूछा जाए कहाँ लगता है, तो कोलायत बीकानेर में है, वहाँ पर कपिल मुनि का मेला लगता है। महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? तो ये सवाई माधोपुर में। महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर में लगता है और करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है। फिर नेक्स्ट है, मुस्लिम समुदाय के 3 त्योहारों के नाम लिखना है, बताना आपको। मुस्लिम समुदाय के 3 प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? तो एक तो मुहर्रम त्यौहार है। इसके अलावा ईद उल फितर जिसको मीठी ईद कहते हैं, और एक है ईद उल जुहा जिसको बकरा ईद कहते हैं। तो 3 प्रमुख त्योहारों के बारे में बता सकते हैं आप, मुहर्रम, ईद उल फितर मीठी ईद, ईद उल जुहा जिसको बकरा ईद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुज सावा किस तिथि को आता है? तो देखो अबुज सावा होता क्या है? अबुज सावा वैशाख शुक्ल तृतीया। तो वैशाख शुक्ल यानी वैशाख के महीने की जो शुक्ल तृतीया के दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन अबुज सावा आता है। इसको अक्षय तृतीया कहते हैं, अक्षय तृतीया। और इस दिन यानी काफ़ी अधिक संख्या में बाल विवाह होते हैं, या अबुज सावा के रूप में भी जाना जाता है इसको। तो बाल विवाह या अबुज सावा के रूप में जाना जाता है किस तिथि को? वैशाख शुक्ल तृतीया को। तो मोस्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो राजस्थान के जो आदिवासी समाज है उसका सबसे बड़ा मेला बनेश्वर धाम जो नवाटापुरा डूंगरपुर में है वहाँ लगता है, और इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। तो बनेश्वर धाम मेले को ही आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, और ये मेला माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। तो बनेश्वर धाम माघ पूर्णिमा के दिन नवाटापुरा डूंगरपुर में लगता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जीण माता मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। जीण माता का जो मंदिर है वो सीकर जिले में है, और जीण माता चौहानों की जो प्रमुख देवी के रूप में जानी जाती है। 2.5 प्याले का शराब की चढ़ावे के लिए जानी जाती है। चूहों के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? तो ये करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। तो देशनोक बीकानेर में करणी माता के मंदिर को ही चूहों का मंदिर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, खाटू श्याम जी किस भगवान के रूप में जाने जाते हैं? तो ये भगवान श्री कृष्ण के रूप में जाने जाते हैं खाटू श्याम जी। सीकर जिले में इनका मंदिर प्रमुख मंदिर है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन,
करसूल कौन सा रंग का होता है? करसूल लाल रंग का होता है। तो एक प्रकार से वेशभूषा में आता है करसूल जो लाल रंग का होता है। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो खंडेला। तो खंडेला गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती है? तो बोरला नामक आभूषण स्त्रियों के द्वारा जो मुख्य रूप से सिर पर धारण किया जाता है। तो जो सिर पर स्त्रियां जो बोरला नामक आभूषण धारण करती है। नेक्स्ट है दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांतों के बीच में जो सोने की कील जड़वाना यह कहलाता है चूप। तो चूप क्या है? ये दांतों के बीच में सोने की कील एक आभूषण के रूप में आता है। थेवा कला किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा प्रतापगढ़। तो थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है मुर्की से आप क्या समझते हैं? तो ये भी राजस्थान के प्रमुख आभूषण में आता है मुर्की। और मुर्की जो आभूषण है वो मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा पहना जाता है कान में। तो पुरुषों का एक आभूषण है जो कान में पहना जाता है और ये मुख्य रूप से सोने से संबंधित भी है। तो सोने का जो पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण क्या है? मुर्की। स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले 4 प्रमुख आभूषणों के नाम लिखिए। तो स्त्रियों द्वारा जो गले में 4 कौन कौन से प्रमुख आभूषण पहनते हैं उसमें आप लिख सकते हो। इसमें है चंपाकली। तो चंपाकली गले में पहना जाता है। एक आपकी हाथ जो मुख्य रूप से ठूंसी, ठूंसी भी गले में पहना जाता है। इसके अलावा मांदलिया, मांदलिया भी गले में पहना जाता है। तो गले के प्रमुख आभूषण है। पोमचा क्या है? तो पोमचा देखो क्या है? पोमचा एक वस्त्र है जो प्रसूता स्त्री द्वारा बच्चे के जन्म पर जो प्रसूता स्त्री होती है उसके द्वारा जो पीले रंग का जो ओढ़ी जाने वाली कोटनी को क्या कहते हैं? पोमचा। और ये पोमचा जो विशेष रूप से जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। तो पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। नेक्स्ट है स्त्री द्वारा लहरिया बात की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है? तो लहरिया ये सभी होता है। लहरिया बात की ओढ़नी श्रावण में, श्रावण माह में जो लहरिया बात की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। पेचवर्क से आप क्या समझते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेचवर्क देखो, पेचवर्क ये सीकर की प्रमुख कला है, सीकर जिले की प्रमुख कला है और ये भी वस्त्र से संबंधित है। इसमें क्या होता है, जो वस्त्र के जो अलग अलग टुकड़े होते हैं उनको एक वस्त्र पर सिलने की कला ही पेचवर्क कहलाती है। पेजनी आभूषण के बारे में बताइए। पेजनी भी प्रमुख आभूषण है महिलाओं का पेजनी आभूषण जो पैरों में पहना जाता है। नेक्स्ट है तारकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकसी के लिए नाथ द्वारा। तो तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में। तो नाथ द्वारा राजसमंद में तारकसी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। राजस्थान में वस्त्र छपाई के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो वस्त्र जहाँ पर वस्त्र छपाई होती है राजस्थान के 2 प्रमुख केंद्र हैं। एक तो सांगानेर, सांगानेर जयपुर, ये भी वस्त्र के लिए जाना जाता है। एक है बगरू, और बगरू प्रिंट, ये भी वस्त्र छपाई के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है एक तरफ आभूषण है एक तरफ धारण करने का स्थान दे रखा है। तो इसमें जैसे ठुस्सी है, ठुस्सी कहाँ पहना जाता है? तो ये मुख्य रूप से गले का या कंठ का आभूषण है। तो कंठ यानी गला, गले में पहने जाने वाला प्रमुख आभूषण है ठुस्सी। पीपल पत्र कहाँ पहना जाता है? तो पीपल पत्र कान में पहना जाता है। दामना कहाँ पहना जाता है? दामना अंगुलियों का प्रमुख आभूषण है। तो महिलाओं के द्वारा जो अंगुलियों में पहने जाने वाला वस्त्र दामना। और बोरला कहाँ पहना जाता है? तो ये सिर का आभूषण है। नेक्स्ट है पिछवैया चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियों से क्वेश्चन है। ये जो पिछवाई चित्रांकन है वो राजस्थान की किस चित्र शैली से है? तो इसका आंसर होगा नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में। तो राजसमंद में है नाथ द्वारा और इसी से पिछवैया संबंधित है। पिछवैया होती क्या है? ये कपड़े का होता है और इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित चित्र बने होते हैं, तो इनको पिछवैया कहते हैं। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? भी मुख्य क्वेश्चन है। बनी ठनी जो चित्र शैली है वो किशनगढ़ से संबंधित है। तो बनी ठनी किशनगढ़ चित्र शैली का प्रमुख चित्र है। और बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा, तो राजस्थान की मोनालिसा किससे कहते हैं? तो राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी को कहते हैं। फिर नेक्स्ट है जमनादास, छोटेलाल, बक्साल राम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? इसका आंसर होगा अलवर। तो ये जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल ये चित्रकला यानी प्रमुख चित्रकार हैं और किस शैली से संबंधित हैं? अलवर। तो अलवर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट है जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो इसका आंसर होगा सूरत खाना। तो सूरत खाने में यानी सूरत खाना कहाँ पर है? ये जयपुर में था और यहीं पर चित्र जो कलाकार चित्र लघु चित्र बनाते थे। फिर पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली का नाम बताना है, यानी कौन सी चित्र शैली में सबसे ज़्यादा पक्षियों के चित्र बने हैं? तो वो बूंदी चित्र शैली। तो बूंदी चित्र शैली पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसको याद कर सकते हैं भाई, पक्षी जो है वो बूंदी खाने के लिए आते हैं। तो पक्षियों की चित्र शैली कौन सी है? बूंदी। नेक्स्ट है सांची का संबंध किस देवी से है? सांची का संबंध ये पार्वती से संबंधित है। फड़ का वाचन या फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? तो इसमें आंसर होगा भोपे। भोपों के द्वारा फड़ वाचन का काम किया जाता है, वाचन किया जाता है। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है। ये कलाकार है मांगीलाल जी मिस्त्री। ये किस
कला से संबंधित है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर रहेगा कावड़। ये कावड़ से संबंधित है। और कावड़ क्या होती है? जो लकड़ी से क्लास्टिक आकृति की बनी होती है, विशेष जो बस्ती चित्तौड़गढ़ में है प्रसिद्ध है कावड़। नेक्स्ट है, फड़ से संबंधित श्री लाल जोशी किस जिले के निवासी थे? तो फड़ कला से संबंधित है श्री लाल जोशी, और श्री लाल जोशी ये भीलवाड़ा, सापरा भीलवाड़ा से संबंधित है। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? सोजत, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोजत, और सोजत पाली में है। सोजत कहाँ पर है? पाली जिले में है। और ये किस लिए जानी जाती है? तो ये है मेहंदी के लिए। तो सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। चित्रशाला का परिचय दीजिए। देखो चित्रशाला क्या है? चित्रशाला का संबंध बूंदी से है, और बूंदी में जो विशेष जो महाराज के द्वारा चित्रशाला का निर्माण करवाया गया। फिर नेक्स्ट है, बूंदी की दो विशेषता बताइए, यानी बूंदी चित्र शैली है जिसकी दो विशेषता आपको बतानी है। तो इसका एक तो मैंने बताया था, वो पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र या पक्षियों के सबसे ज़्यादा चित्र किस शैली में है? तो पक्षियों के सबसे ज़्यादा जो चित्र है वो बूंदी चित्र शैली में है। ठीक है। और इसके अलावा जो बूंदी में चित्रशाला का भी निर्माण हुआ था तारागढ़, इसमें जो विशेष तारागढ़ दुर्ग में। राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? तो राजस्थान के जो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ जैसलमेर में जो म्यूजियम उसमें रखे हुए हैं, ओद निवर्तिवर्ती, एक तो ओद निवर्तिवर्ती नामक एक चित्र है जो जैसलमेर के संग्रहालय में रखा हुआ है। निसारदीन कौन था? तो देखो निसारदीन जो प्रमुख था, एक चित्रकार था, और इसका संबंध मेवाड़ चित्रशैली है। तो ये प्रमुख चित्रकार था, जो मेवाड़ चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार है। महाराणा प्रताप के दरबार में रहता था, और इसने रागमाला का चित्र बनाया था। तो रागमाला का चित्र बनाया था 1605 में निसारदीन ने। पिछवाइयों से आप क्या समझते हैं? तो देखो पिछवाइयाँ जो मुख्य रूप से नाथ द्वारा से संबंधित प्रमुख शैली है, और एक प्रकार से ये कपड़े की फड़ होती है, और इस पर जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित चित्र बने हुए होते हैं, तो इन्हें पिछवाइया कहते हैं। फिर है, एक तरफ कला है और एक तरफ संबंधित सामग्री, क्या क्या चाहिए? जैसे पाने हैं, अब पाने जो कला है किस पर बनती है? तो ये पाने हमेशा कागज़ पर। तो कागज़ पर जो देवी देवता के चित्र बनाते हैं उसको पाने कहते हैं। फड़, फड़ की बात करें तो ये फड़ जो विशेष होते हैं ये कपड़े पर बनती है। तो फड़ किस पर बनती है? कपड़े पर बनती है फड़। और मांडना, ये मांडना के लिए क्या चाहिए? रंग। तो विशेष रंग कावड़, कावड़ किससे बनेगी? लकड़ी से। ये संबंधित स्नान करना आपको। नेक्स्ट है, सांझी पूजा किस समय की जाती है? देखो सांझी पूजा की बात करें तो जो दशहरा का त्यौहार होता है उससे पहले की बात है। दशहरे से पूर्व जो श्राद्ध पक्ष चलते हैं, उन्हीं श्राद्ध पक्ष में जो 15 दिन तक श्राद्ध का जो त्यौहार मनाया जाता है, और कुमारी कन्याओं के द्वारा भगवान जो माँ पार्वती की पूजा की जाती है। गोडलिया से आप क्या समझते हैं? गोडलिया, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि पशुओं के शरीर पर, पशुओं के जो शरीर होते हैं, पशुओं के शरीर, उनके पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनवाना, वो कला क्या कहलाती है? गोडलिया। सारिया से आप क्या समझते हैं? तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन सारिया से आप क्या समझते हैं? जो आदिवासी जो लोग होते हैं वो अपने शरीर पर टैटू जो गुदवाते हैं, और इनकी ये गुदवाने की कला में जो आँख होती है, इनकी जो आँखों को जो तीखा या नुकीला बनाने की जो कला होती है उसी को सारिया कहते हैं। तो आदिवासियों में जो शरीर को गुदवाने की कला, जिसमें आँखों को नुकीला बनाने की से संबंधित कला को सारिया कहते हैं। मांडना होता है उसकी 4 विषयों के नाम लिखना है। देखो मांडना कब कब बनते हैं? तो विशेष 4 विषय, जैसे त्यौहार पर मनाया जाता है, होली का त्यौहार, दीपावली के त्यौहार पर विशेष, विवाह के अवसर पर मनाए जाते हैं, बच्चे के जन्म पर मनाए जाते हैं, या कोई विशेष कार्य है। तो इस प्रकार से 4 विषयों से संबंधित मानने बनाए जाते हैं। सांची पूजा कितने दिन तक चलती है? तो सांची पूजा का त्यौहार विशेष 15 या लगभग 16 दिन तक चलता है। पानी क्या है? देखो पानी, ये भी आया था, पानी क्या है? यानी कागज़ पर जो देवी देवताओं के चित्र बनाने की कला क्या कहलाती है? पानी कहलाती है। कागज़ पर देवी देवताओं के चित्र बनाने की कला पानी कहलाती है। ग्रामीण अंचल में जो कोठियाँ किस उपयोग में आती है? ग्रामीण अंचल में इस प्रकार की कोठियाँ बनाई जाती हैं, और ये कोठियाँ क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि इनमें अन्न, दूध, घी, दही आदि वस्तुएं रखने के लिए काम में आती है। तो ये अन्न, दूध, घी, दही आदि वस्तुएं रखने के लिए काम में आती है। फिर किशनगढ़ी चित्रशैली की विशेषताओं को देखनी है, 2 प्रमुख विशेषता बतानी है। एक तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि ये वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है। तो किशनगढ़ चित्रशैली किससे संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित होने के कारण इसमें जो राधा और कृष्ण से संबंधित चित्र बने हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा के। और जो किशनगढ़ चित्रशैली है, इनका जो स्वर्णकाल माना जाता है वो महाराजा सावन सिंह का काल इस चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। सावन सिंह का दूसरा नाम भी है नागरीदास, और इन्हीं के समय एक चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद। तो मोरध्वज निहाल चंद ने एक चित्र बनाया था, बड़ीठणी का चित्र। तो बड़ीठणी का चित्र किसने बनाया? निहाल चंद ने। बड़ीठणी का चित्र का संबंध किससे है? किशनगढ़ चित्रशैली से। याद कर लेना, बड़ीठणी जिसको राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं, तो बड़ीठणी ये किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। नेक्स्ट है, पटेलियो बिछुआ लालर क्या है?
तो पटेली बिछुआ लालर ये राजस्थान के प्रमुख लोकगीत है। सुनिए, ये राजस्थान के प्रमुख क्या है? लोकगीत। तो पटेली बिछुआ लालर ये राजस्थान के प्रमुख लोकगीत है जो मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। लांगुरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित है? तो लांगुरिया जो गीत होता है वो मुख्य रूप से जो केला देवी से संबंधित है, और केला देवी जो करौली में लांगुरिया गीत या नृत्य किया जाता है। अल्लाह जिलाबाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो ये एक प्रकार से मांड गायक, तो मांड गायिका है अल्लाह जिलाबाई, और इसने गीत भी गाया था केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। तो केसरिया बालम पधारो नी मारा देश ये किस गायिका ने गाया है? तो ये अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका है। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले 4 गीतों के नाम आपको बताना है। वे 4 लोकगीत कौन कौन से राजस्थान के? इनमें मायरा है, मायरा लिख सकते हो। हल्दी गीत ये विवाह के अवसर पर गाते हैं। घोड़ी गीत है, बन्ना बन्नी है। तो ये 4 प्रमुख गीत हैं। गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीत 2 पंक्तियों में, ये गणगौर पर इसमें आपको पाठ्य पुस्तक में देखना है, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले गीत। चंग, देखो चंग जो होली के अवसर पर बजाने वाला वाद्य यंत्र रहता है, और चंग इस प्रकार का होता है, और पुरुषों के द्वारा विशेष चंग बजाते हुए ये जो गीत गाए जाते हैं वो चंग के गीत कहलाते हैं। फिर होली के अवसर पर चंग के गीत गाते हैं। मायरा, हल्दी और घोड़ी ये लोकगीत किस अवसर पर गाते हैं? ये भी जिसमें मैंने आपको बताया कि मायरा गीत है या हल्दी या घोड़ी ये सब गीत विवाह के अवसर पर गाते हैं। जच्चा लोकगीत ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। बच्चे के जन्म पर कौन सा गीत गाते हैं? जच्चा। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ये राजस्थान के नृत्य से संबंधित है। गिद्दड़ नृत्य विशेष रूप से शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो गिद्दड़ नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, शेखावटी क्षेत्र का। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो इस अवसर पर किया जाता है? होली पर। तो होली पर किया जाने वाला नृत्य है, ये भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है, शेखावटी क्षेत्र में ही किया जाता है, ये भी पुरुषों के द्वारा और होली के अवसर पर। ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर। ढोल नृत्य जालोर का है। लच्छीराम का संबंध, जो लच्छीराम है उसका संबंध किस नृत्य से है? तो ये याद रखना है। लच्छीराम जो वेरी इंपॉर्टेंट है, लच्छीराम किस लोक नाट्य से संबंधित है? तो लच्छीराम का संबंध कौन से लोक नाट्य से है? तो वह है कुचामनी। तो कुचामनी का जो कुचामनी ख्याल है उसका संबंध लच्छीराम से है। 4 वेद कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। 4 वेद जो विशेष टोंका प्रसिद्ध है। 4 वेद। स्वांग से आप क्या समझते हैं? तो स्वांग क्या है? स्वांग एक प्रकार से बहरूपिया कला है जो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, और जानकी लाल भांड इसके प्रमुख कलाकार हैं, और इसी जानकी लाल भांड को राजस्थान का मंकी मैन भी कहलाता है। तो मंकी मैन कहलाता है भांड। राजस्थान का जो जानकी लाल भांड का संबंध किस कला से है? तो वो स्वांग कला से, बहरूपिया कला से है। तमाशा लोकनाट्य किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो तमाशा लोकनाट्य जो जयपुर के जो राजा थे स्वयं प्रताप सिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, और तमाशा वर्तमान में कहाँ की कला है? तो ये जयपुर की है। तो तमाशा लोकनाट्य कहाँ का है? जयपुर का। और किस राजा के समय? स्वयं प्रताप सिंह से। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को स्वतंत्रता बावनी की प्रति किसने भेंट की थी? तो देखो ये स्वतंत्र बावनी है क्या? ये रम्मत है, और रम्मत जो प्रमुख रूप से रम्मत कला जो जैसलमेर की प्रसिद्ध है, और स्वतंत्र बावनी जो रम्मत लिखी थी वो जैसलमेर के तेज कवि ने लिखी थी। तो जैसलमेर का तेज कवि ने ही गांधी जी को यह रम्मत लिखकर भेंट की थी। हेला ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हेला ख्याल दौसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? दौसा का, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो तेरह ताली नृत्य जो है मुख्य रूप से ये बाबा रामदेव जी जो गुणिचा पोखरण जैसलमेर में का मंदिर है वहाँ पर तेरह ताली नृत्य किया जाता है। गेय नृत्य कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं? जो भीलों के द्वारा नृत्य किया जाता है गेय नृत्य, भीलों का नृत्य है गेय। उस समय जो कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं? ढोल, बांकिया और थाली, ये इस नृत्य में प्रमुख रूप से प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अग्नि नृत्य जो है वो जसनाती संप्रदाय से संबंधित नृत्य है। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम बताना है कि भवाई नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो इसमें जो विशेष रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा ये भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। और भवाई नृत्य जो नागोजी जाट के द्वारा प्रारंभ किया गया, और ये विशेष प्रमुख नृत्य है। और इस नृत्य में जो नृत्यांगना तलवार की धार पर नाचना, सिर पर मटके रखकर नाचना, ये प्रमुख इस कलाकृति की जाती है। नेक्स्ट है इस दुर्ग के लिए कहा गया कि यह बख्तरबंद दुर्ग है। तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसको बख्तरबंद दुर्ग बताया गया है? तो बख्तर में रह क्यों आ रहा है? तो रह से हो जाएगा रणथंभौर। तो बख्तर में जो रह आता है रह, और इसी रह से क्या बन जाएगा? रणथंभौर। तो बख्तर दुर्ग रणथंभौर है। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? इसका आंसर होगा एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में है? तो वो नाहरगढ़। और नाहरगढ़ कहाँ पर है? जयपुर। तो जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल माधो सिंह ने बनवाए थे। जयपुर के राजा माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। अकबर का
दुर्ग कहाँ स्थित है? तो अकबर का जो दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा अजमेर। अजमेर में है। इसी दुर्ग को मेघजिन दुर्ग भी कहते हैं। तो मेघजिन दुर्ग के नाम से जाना जाता है कौन सा? अकबर का दुर्ग। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हर्षद माता का मंदिर जो विशेष कहाँ पर स्थित होते हैं? तो इसका आंसर होगा अभानेरी। तो अभानेरी दौसा में हर्षद माता का मंदिर स्थित है। राजस्थान के उन दुर्गों का नाम लिखिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल है, यानी विश्व विरासत सूची। तो राजस्थान के कितने दुर्ग विश्व विरासत सूची में? तो वो 6 दुर्ग है और इस ट्रिक से आपको नाम याद करने हैं। चीकू, आम, गाजर। ची से करना चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुछ से कुंभलगढ़, आम से है आमेर, आम से आमेर, गा से गागरोड़, जैसे जैसलमेर और ऐसे रणथंभौर। तो राजस्थान के 6 दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा मेसा का पठार। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो मेसा के पठार पर स्थित है, चित्रकूट पहाड़ी पर। पहाड़ी पूछे तो चित्रकूट पहाड़ी पर है, मेसा के पठार पर। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो इसके प्रमुख शिल्पी था मंडन। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसका प्रमुख शिल्पी मंडन है। सुदर्शनगढ़ किस किले का दूसरा नाम था? तो वो नाहरगढ़ का है। नाहरगढ़ को ही सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ नामक दुर्ग 2 स्थानों पर स्थित है। तारागढ़ राजस्थान में जो तारागढ़ है, तारागढ़ दुर्ग वो कितने हैं? 2 हैं। तो राजस्थान के तारागढ़ दुर्ग के नाम से 2 स्थानों पर है, एक तो अजमेर का तारागढ़ और एक है बूंदी का। याद रखना तारागढ़ कितने हैं? 2, अजमेर और बूंदी। किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग राजस्थान का वेलोर कहलाता है? तो वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग व्यापारी द्वारा बनाया गया दुर्ग है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों ने बनवाया था तो वो भैंसरोडगढ़ है और ये चित्तौड़गढ़ में है। सास बहू मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो नागदा उदयपुर में। नागदा उदयपुर में सास बहू का मंदिर स्थित है। बछवातों की हवेली इस शहर में स्थित है? तो ये बीकानेर में। बछवातों की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में। नेक्स्ट है, एक तरफ छत्रियाँ हैं और एक तरफ संबंधित स्थान बताना आपको। जैसे गोपाल सिंह जी की छत्री कहाँ पर है? तो गोपाल सिंह की छत्री है करौली में। इसी प्रकार मूसी महारानी की छत्री कहाँ पर है? तो यह है अलवर में। तो मूसी महारानी की छत्री अलवर में है। ईश्वरी सिंह की छत्री कहाँ पर है? तो ये गेटोर। और जसवंतगढ़ कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में। तो इस प्रकार इनसे मिलान करना है। राजस्थान की किन्हीं 2 बावड़ियों के नाम संक्षिप्त में बताना आपको। 2 बावड़ियों का नाम बताना। तो एक तो चांद बावड़ी जो अबनेरी दौसा में है, और एक है रानी जी की बावड़ी जो बूंदी में है, और इसी रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। तो राजस्थान की बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी है? रानी जी की बावड़ी। मोस्ट क्वेश्चन है। तो महाराजा अनिरुद्ध सिंह की जो पत्नी थी नाथावन जी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। फिर है लोहागढ़ किले की 2 प्रमुख विशेषता बतानी है। देखो लोहागढ़ दुर्ग है कहाँ पर? भरतपुर में है और राजस्थान का इसे अजय दुर्ग माना गया है, या इसका उपनाम अजय दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि आज तक इस दुर्ग को कोई जीत नहीं सका। और मिट्टी से निर्मित दुर्ग है और इसका निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल। तो सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। जाट शासक सूरजमल द्वारा बनाया गया है। और तो ये राजस्थान के इतिहास व संस्कृति से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक एंड शेयर करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।